नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की माफी की। देखेंगे जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में हुए मतदान को, हरियाणा में मोदी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियों को, जानेंगे नाराज नीतीश को मनाने में जुटी बीजेपी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अनाचार मामले में सीबीआई का बड़ा दावा, पुलिस ने बनाए झूठे रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने जजों को दी हिदायत, सीजीआई ने कहा देश के किसी हिस्से को नहीं कह सकते पाकिस्तान। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को कहा था पाकिस्तान। और शेयर बाजार में तेजी, 255 अंकों की बढ़त के साथ 85,169 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 72 अंकों की बढ़त के साथ 26,013 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दूसरे चरण के मतदान के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी एक बार फिर जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू में उन्होंने 2 जनसभाएं की। इस जनसभा में जनता में भारी उत्साह नजर आया, जिसे लेकर बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। तो कैसे राहुल ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जम्मू में राहुल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारी यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाया गया है, लेकिन पहली बार एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। ऐसा करना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है। राहुल ने कहा कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाता, वही सही तरीका था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनते ही आपको स्टेटहुड दिलाएंगे। तो वहीं अडानी के नाम पर पीएम मोदी को घेरते हुए राहुल ने कहा कि आज मेक इन इंडिया मेक इन अडानी हो गया है। आज देश की सरकार अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। सच्चाई यही है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हिंदुस्तान के लाखों बिजनेस खत्म कर दिए। कांग्रेस सांसद ने जम्मू को बिजनेस का सेंट्रल हब बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर के बिजनेस और प्रोडक्शन को पूरे देश से जोड़ता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने सेंट्रल हब के रोल को खत्म कर यहाँ की एमएसएमईज और एंटरप्रेन्योर की रीढ़ तोड़ दी है। जम्मू का उद्योगपतियों का मुद्दा उठाने के साथ ही राहुल गांधी ने लगभग 300 से ज्यादा व्यापारियों से मुलाकात भी की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस गठबंधन सरकार से कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा और टैक्स के जरिए दोहन भी कम होगा। राहुल ने कहा कि उनकी गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देगी। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी परेशान नजर आ रही है। तो वहीं इस वक्त परेशान बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी नजर आ रही हैं। बीजेपी हाईकमान के दबाव में आकर अब कंगना माफी मांगने पर मजबूर हो रही हैं। तो आखिर किससे माफी मांग रही हैं कंगना, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कंगना ने मोदी सरकार के 3 कृषि कानून, जिन्हें किसान काला कानून कहते हैं, उन्हें वापस लाने की बात कही। लेकिन अब अपने ही बयान से उन्होंने यू टर्न मार लिया है। कंगना ने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंचती है तो वो अपने शब्द वापस लेती हैं। इसका उन्हें खेद रहेगा, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हाईकमान की फटकार के बाद अब कंगना को बैकफुट पर आना पड़ा। दरअसल उनके इस बयान से बीजेपी ने पहले ही किनारा कर लिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कंगना को 3 कृषि कानूनों पर बोलने के लिए अनाधिकृत बताया। एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है। तो जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कंगना के बयान को किसानों का अपमान बताया और कहा कि इस पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा देश जान गया है कि बीजेपी की रग रग में किसान विरोधी नफरती मानसिकता बसी है। इस बार हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों से पीएम मोदी को करारा जवाब मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तीनों कानूनों को लागू करवा सके। तो भारतीय किसान यूनियन बीकेयू डकोंडा के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा कि भारत के कृषि मंत्री को कंगना के बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कंगना के बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। पहले से ही किसान बेहद नाराज हैं। ऐसे में कंगना ने उनके गुस्से को और भड़का दिया है और इसका खामियाजा बीजेपी को हरियाणा चुनाव में उठाना पड़ सकता है।
एक तरफ कंगना के बयान से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, मांग तो पीएम मोदी से माफी मांगने तक की शुरू हो गई है। कंगना के बयान का असर चुनाव पे भी पड़ता दिखाई देगा, जिससे बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया, तो कैसा रहा मतदान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसका उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है। दूसरे चरण में करीब 57% वोटिंग हुई है। श्रीनगर को छोड़कर सभी जगह जमकर वोट डाले गए। सबसे ज्यादा मतदान रियासी और पुंछ में 74% हुआ, जबकि श्रीनगर में सिर्फ 29% वोटिंग हुई। श्रीनगर की हब्बा कदल सीट पर मात्र 16% मतदान हुआ है, जबकि लाल चौक सीट पर 31% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग रियासी जिले की श्री माता वैष्णो देवी सीट पर हुई। यहाँ करीब 78% वोट डाले गए। अगर दूसरे जिलों की बात करें तो बड़गाम और गांदरबल में 67%, राजौरी में 70% वोटिंग हुई। दूसरे फेज की जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से 15 सीटें कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव देखने के लिए विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स का डेलीगेशन श्रीनगर के बेमिना इलाके के एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विदेशी पत्रकारों को यहां आने पर रोका जाता है और आज जब वोटिंग हो रही है तो विदेशी डिप्लोमेट्स को बुलाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दूसरे चरण की 26 सीटों में से अधिकांश पर जीत का दावा किया गया है, तो दूसरी तरफ पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी कई सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार नहीं दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में पहले और दूसरे फेज की वोटिंग को देखते हुए बीजेपी घबराई हुई दिख रही है और इसका असर हरियाणा तक दिखाई दे रहा है, जहां पीएम मोदी की रैली में खाली कुर्सियां नजर आ रही थीं, जो बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई दिख रही थी। वैसे भी इस बार हरियाणा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। हरियाणा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस सभा में इनके संबोधन से ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की रही तो वो थी खाली कुर्सियों की। पीएम की सभा में कई कुर्सियां खाली नजर आई, मानो जनता ने उनकी भी सभा का बहिष्कार कर दिया हो। अभी तक बीजेपी के लोकल नेताओं को हरियाणा के ही नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी से जनता की नाराजगी का असर पीएम की सभा में भी देखा गया। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि पीएम की रैली जनता की नाराजगी कम करने के इरादे से रखी गई थी, लेकिन पीएम उसमें नाकामयाब नजर आए। पीएम ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला, लेकिन उनका फोकस जनता के मुद्दों पर नजर नहीं आया। पीएम ने पेरिस ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के बेटे और बेटियां दुनिया भर में जाकर मेडल लाए, बीजेपी सरकार उनकी मदद कर रही है। उन्होंने मेडल विजेताओं का तो कहा, लेकिन जो मेडल विजेता पहलवान जंतर मंतर पर डटे रहे उन पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। हालांकि किसानों को लेकर पीएम ने जरूर कहा कि बीजेपी जमीन पर किसानों के लिए बारीकी से काम कर रही है, लेकिन इसमें भी वो किसान आंदोलन से जुड़े विवादित मुद्दों से किनारा करते नजर आए। पीएम ने दावा किया कि हरियाणा में वही सरकार बनती है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, लेकिन उनकी रैली में पहुंची भीड़ को देखते हुए उनके इन दावों की सच्चाई जरूर सवालों से घिर गई है। जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा, बीजेपी की हालत दोनों ही राज्यों में खराब दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उसके हाथ से बिहार की सत्ता भी फिसलती दिख रही है, क्योंकि जेडीयू की नाराजगी की लगातार खबरें आ रही हैं, जिससे बीजेपी हाईकमान परेशान दिख रहा है। और अब जेपी नड्डा एक बार फिर नीतीश से मिलने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार से लगातार नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबर सामने आ रही है। नीतीश के एनडीए छोड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बीजेपी मंत्री और नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों ही दलों के रिश्ते टूटने के करीब हैं और ऐसे में डैमेज कंट्रोल का जिम्मा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे दिया गया है। इसी क्रम में जेपी नड्डा 28 सितंबर को पटना जा रहे हैं। ये जेपी नड्डा का इस महीने में दूसरा बिहार दौरा है। नड्डा के बिहार आने की खबर ने इस बात को हवा दे दी है कि क्या जेपी नड्डा फिर डैमेज कंट्रोल के लिए जा रहे हैं। उनके बिहार आने को लेकर चर्चा ये भी हो रही है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जेडीयू के साथ बीजेपी मंत्री और नेता नहीं दिखाई दे रही हैं। इससे गलत संदेश जाता है, इसलिए वो डैमेज कंट्रोल के तहत जा रहे हैं। खबर ये भी है कि नीतीश फिर से पलटी मारने की तैयारी में है और जैसे ही ये खबर सामने आई, नीतीश कुमार को मनाने का जिम्मा खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल लिया। इसीलिए जेपी नड्डा खुद ही 28 सितंबर को पटना जा रहे हैं। वो ज्यादा समय नीतीश कुमार के साथ बैठक में देंगे। उसके बाद पटना के बीजेपी कार्यालय जाएंगे।
नड्डा के अचानक पटना आने की खबर से ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर दिल्ली तक पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को पलटी मारने से रोका जाए। नीतीश ने पलटी मारी तो इसका असर दिल्ली तक दिखाई देगा। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नीतीश लोकसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी से नाराज हैं, जिससे बीजेपी डरी हुई दिख रही है। तो आरएसएस की नाराजगी से भी बीजेपी में डर दिख रहा है और इस डर को आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और बढ़ाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने संघ के नाम पत्र लिखा है और 5 सवाल पूछे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 5 सवाल पूछे। केजरीवाल ने मोहन भागवत से केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं ये पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं लिख रहा हूं, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूं। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। इसके आगे केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे कि ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है और किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना क्या आपको या आरएसएस को ये मंजूर है? कुछ नेताओं को खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह ने भ्रष्टाचारी कहा और उन्हें बीजेपी में शामिल करा लिया। क्या आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? बीजेपी वो पार्टी थी जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि अगर बीजेपी पथ भ्रमित हो तो उसे सही रास्ते पर लाए। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को ये सब गलत काम करने से रोका? जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंखें दिखाने लगा है? आप सबने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। अब अमित शाह जी का कहना है कि ये कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या सबके लिए कानून समान नहीं होना चाहिए? केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों पर विचार करेंगे और लोगों को इन सवालों के जवाब देंगे। केजरीवाल के सवाल बीजेपी की परेशानी का कारण बन सकते हैं, तो वहीं शरद पवार बीजेपी के सहयोगी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, मांग की थी कि अजीत पवार की पार्टी का सिंबल जब्त किया जाए और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच की लड़ाई पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है कि आखिर असली एनसीपी कौन है। ऐसे में शरद गुट ने एक और याचिका कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के दोनों ही गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाए। दरअसल चुनाव आयोग ने अजीत पवार की एनसीपी को असली एनसीपी करार दिया है और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का मूल चुनाव चिन्ह घड़ी भी उसे ही आवंटित कर दिया, जबकि शरद गुट को तुरही बजाता हुआ आदमी का चिन्ह दिया गया। लेकिन अब शरद गुट ने अपने चिन्ह के लिए लड़ाई तेज कर दी है और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है, असली एनसीपी का फैसला नहीं हो जाता, तब तक दोनों ही एनसीपी को नया चिन्ह देने की मांग की है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख दी है, जिसके बाद अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में पहले ही अजीत गुट को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अब विधानसभा चुनाव से पहले अगर अजीत गुट से पार्टी का चिन्ह छिन जाता है, सुप्रीम कोर्ट शरद गुट के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो मतदाताओं पर चुनाव के नतीजों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि शरद गुट ने तो साफ कर दिया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, अपनी पार्टी का सिंबल वो अजीत गुट को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जिससे विधानसभा चुनाव में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अपनी बड़बोली नेता स्मृति ईरानी की जगह भाजपा जिस कंगना रनौत को देखना चाहती थी, अब वो उसे फूटी आंख नहीं सुहा रही है। उनके बयानों से अपने आप को अलग रख के बता रही है। एक बयान हो तो बात बने, एक के बाद में एक दूसरा बयान आ जाता है। एक का असर ख़त्म नहीं होता, दूसरे का शुरू हो जाता है। शायद कंगना को ये बात पता नहीं है कि यहाँ कैमरे के आगे
बोलने पर रीटेक नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।